एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जैसे एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग चल रही है। दिमाग में अचानक एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है पर होठ खुलते ही नहीं है। हाँ, इंसान बिल्कुल चुप रह जाता है। बिल्कुल। और क्यों? क्योंकि अंदर एक डर बैठा है कि सामने बैठा बॉस क्या सोचेगा, या पास बैठे जो सहकर्मी है वो कहीं मजाक न उड़ाए। ये सिर्फ एक आम डर नहीं है। राइट, ये बहुत डीप होता है। हाँ, देखा जाए तो इस एक वजह से कितने ही बेहतरीन आइडियाज, कितने ही अधूरे सपने सिर्फ इसलिए दबे रह जाते हैं क्योंकि हमें हर पल लगता है कि लोग क्या कहेंगे। और पता है, ये एक ऐसी स्थिति है जहां हमारा लगभग पूरा वक्त सिर्फ इसी एक चीज में निकल जाता है। दूसरों की नज़रों में खुद को सही साबित करने में या उनकी सहमति और वैलिडेशन ढूंढने में। एग्जैक्टली। हमेशा वैलिडेशन चाहिए होता है। हाँ, ये एक ऐसी थकान है जो बाहर से दिखती नहीं है पर अंदर ही अंदर दिमाग को पूरी तरह से खोखला कर देती है। हम फैसले इस आधार पर लेने लगते हैं कि समाज उन फैसलों को कितने नंबर देगा। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव में हम माइकल जोवेस की किताब द फर्स्ट रूल ऑफ मास्टरी, इसके स्रोत सामग्री पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने फोपो के बारे में बताया है। फोपो यानी फियर ऑफ पीपल्स ओपिनियंस, दूसरों की राय का डर। राइट। और हमारा मुख्य उद्देश्य इस डर के इसके पीछे छुपे विज्ञान को समझना है और ये जानना है कि लोग इस ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि इंसान आखिर दूसरों की परवाह इतनी ज्यादा करता क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने की ये चाहत हमारी बायोलॉजी यानी हमारे दिमाग की बनावट का हिस्सा कैसे बन गई? इस डर की जड़ों को समझने के लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना होगा। ये कोई आधुनिक ज़माने की या सोशल मीडिया की पैदाइश नहीं है। अच्छा? बिल्कुल नहीं। विकासवाद यानी एवोल्यूशन के मुताबिक ये हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। हजारों साल पहले जब इंसान कबीले या ट्राइब्स में रहता था, तब सोसाइटी का हिस्सा होना सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी शर्त थी। मतलब अकेले रहना खतरनाक था उस वक्त। एग्जैक्टली। अगर किसी को उसके कबीले से बाहर निकाल दिया गया तो अकेले शिकार करना, जंगली जानवरों से बचना और जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। कबीले से बाहर होने का मतलब सीधा सीधा मौत था। ओह वाओ! तो मौत का डर था असल में। हाँ। तो दिमाग ने इस बात को बहुत गहराई से रिकॉर्ड कर लिया कि सामाजिक रूप से अलग थलग होना एक खतरा है। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यानी हमारा दिमाग आज के इस आधुनिक दौर में भी उसी पुरानी सर्वाइवल वायरिंग पर चल रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। हमें लगता है कि अगर किसी ने हमारे आइडिया पर सहमति नहीं दी या किसी ने हमारा मजाक उड़ाया तो हम अपने कबीले से बाहर निकाल दिए जाएंगे और जिंदा नहीं बच पाएंगे। सही पकड़ा। दिमाग का वो हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो डिफरेंस नहीं समझ पाता एक जंगली जानवर के हमले में और एक नेगेटिव कमेंट में। वेट, सच में दोनों सेम लगते हैं दिमाग को? हाँ, दोनों ही स्थितियों में वो एक जैसा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा करता है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मार्क लियरी की एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है इस पर। उन्होंने क्या बताया इस बारे में? उन्होंने बताया कि हमारा सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान, जिसे हम हमेशा एक इंटरनल फीलिंग मानते हैं, वो असल में एक सोशियोमीटर की तरह काम करता है। सोशियोमीटर, ये थोड़ा नया टर्म लग रहा है। इसे कैसे समझें? देखो, पहले लोग मानते थे कि सेल्फ एस्टीम एक इंटरनल गेज है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, लेकिन डॉक्टर लेरी ने साबित किया कि ये एक रडार की तरह है। रडार की तरह? हाँ, जो लगातार ये मापता रहता है कि समाज में हमारी एक्सेप्टेंस कितनी है। ये हमेशा स्कैन करता रहता है कि कहीं हमारी सोशल स्टैंडिंग गिर तो नहीं रही। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो ये मीटर ऊपर जाता है और हमें अच्छा महसूस होता है। एग्जैक्टली। और जब कोई आलोचना करता है तो मीटर नीचे गिरता है और हमें तुरंत खतरे का एहसास होता है। लेकिन इस मीटर को पूरी तरह से दूसरों पर छोड़ देना तो बहुत बड़ा रिस्क है ना। स्रोत सामग्री में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले म्यूजिशियन मोबी का उदाहरण दिया गया है। हाँ, मोबी का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। जब उन्हें शुरुआती दौर में मैगजीन कवर्स और लोगों से वैलिडेशन मिलने लगा तो उन्हें लगा कि यही सच्चा प्यार और खुशी है। पर धीरे धीरे इस प्रोसेस ने उन्हें अंदर से बर्बाद करना शुरू कर दिया।
उन्होंने इसे शराब और ड्रग्स के नशे जैसा बताया। क्योंकि वैलिडेशन एक डोपामीन हिट की तरह काम करता है। जब खुशी पूरी तरह से अनजान लोगों के अप्रूवल पर डिपेंड करती है तो इंसान अपने दिमाग का कंट्रोल किसी और को सौंप देता है। रुकिए, पर मोबी तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। एक आम इंसान जिसका डर सिर्फ अपने 4-5 रिश्तेदारों या ऑफिस के लोगों तक सीमित है, उसकी तुलना एक सेलिब्रिटी से करना थोड़ा अजीब नहीं है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। आम आदमी तो मैगजीन कवर पर आने की फिक्र नहीं कर रहा होता ना। राइट, पर मोबी का उदाहरण इसलिए जरूरी है क्योंकि वो फोमो का सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वर्जन दिखाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिमाग का मैकेनिज्म दोनों के लिए एक ही है। फर्क सिर्फ स्केल का है। एग्जैक्टली। मोबी के दिमाग को लाखों लोगों से डोपामीन मिल रहा था और एक आम इंसान को अपने बॉस या पड़ोसी की तारीफ से वही सेम डोपामीन मिलता है। ओह, अब समझ आया। जब वो तारीफ आनी बंद हो जाती है तो विड्रॉल सिम्टम्स दोनों को एक जैसे ही आते हैं। इंसान खोखला महसूस करने लगता है क्योंकि उसकी वैल्यू का स्रोत बाहर था। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मोबाइल फोन के बैकग्राउंड में चलने वाली कोई ऐसी ऐप जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, वो चुपचाप सारी बैटरी और मेमोरी ड्रेन कर लेती है और हमारा फोन बिना किसी वजह के हैंग होने लगता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। हमारी मेंटल एनर्जी को फोमो ऐसे ही खत्म करता है। इंसान हर वक्त दूसरों के हिसाब से खुद को ढालता रहता है और अंदर ही अंदर पूरी तरह से थक जाता है। हाँ, और लगता है कि कुछ किया भी नहीं फिर भी थकान है। राइट। पर अगर ये डर हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है, एक हार्डवायर्ड सर्वाइवल मैकेनिज्म है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसान इस जाल में हमेशा के लिए फंसा हुआ है? यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है कि हम इसमें बेस्ड नहीं है। बायोलॉजी हमें एक इम्पल्स देती है, एक सिग्नल भेजती है कि खतरा है, पर उस सिग्नल पर कैसे रिएक्ट करना है वो हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो स्रोत सामग्री में इस मैकेनिज्म को क्या नाम दिया गया है? इसे द फोमो लूप कहा गया है। इस लूप के 3 मेन फेजेस होते हैं। अच्छा, इस FOPO लूप को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला फेज क्या है और उसमें दिमाग क्या कर रहा होता है? पहला हिस्सा है एंटिसिपेशन फेज। इसमें हमारा दिमाग किसी भी स्थिति में आने से पहले ही नकारात्मक सिनेरियोज बनाने लगता है। पहले से ही ओवरथिंकिंग शुरू। हाँ, जैसे मीटिंग रूम में जाने से पहले ही सोच लेना कि अगर मैंने ये आइडिया दिया तो सब हंसेंगे। इंसान एक डरावनी वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर लेता है अपने दिमाग में और उसमें फेल होने के एहसास को सच मानकर डरने लगता है। बिल्कुल, ये दिमाग का तरीका है खुद को किसी भी खतरे के लिए पहले से तैयार करने का। तो अगर हमारा दिमाग उस कमरे में घुसते ही फेल होने की ऐसी कहानी बना लेता है, तो जब हम असल में वहां कदम रखते हैं तब क्या होता है? क्या हम बस ऐसे सबूत ढूंढने लगते हैं जो हमारे उस डर को सच साबित कर सके? सही पकड़ा आपने। हमारा दिमाग कन्फर्मेशन बायस का शिकार हो जाता है और वहीं से दूसरा फेज शुरू होता है जिसे चेकिंग फेज कहते हैं। चेकिंग फेज? उसमें क्या होता है? ये तब होता है जब इंसान एक्चुअल सोशल सिचुएशन में होता है। इस दौरान दिमाग लगातार सामने वाले के माइक्रो एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके टोन को स्कैन करता रहता है। लाइक एक हल्की सी चढ़ी हुई आईब्रो या किसी की एक गहरी सांस। एग्जैक्टली। या किसी का घड़ी देखने का इशारा। इन सभी छोटी बातों को दिमाग रेड अलर्ट की तरह प्रोसेस करता है। हमें लगने लगता है कि बस पकड़े गए, इनको हमारा आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये चेकिंग फेज तो वाकई में थका देने वाला लग रहा है। इंसान अपनी ही लाइफ में हर वक्त एक डिटेक्टिव बना हुआ है, दूसरों के चेहरे की परछाइयों में अपने फेलियर ढूंढ रहा है और वहीं से थकान आती है। राइट। और फिर इस स्कैनिंग के बाद तीसरा फेज क्या होता है? तीसरा और आखिरी हिस्सा है रिस्पॉन्डिंग फेज। जब इंसान को लगता है कि सामने वाला उसको जज कर रहा है तो वो रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन 3 तरह का हो सकता है। कौन सी 3 तरह के? या तो इंसान कंफर्म करता है, यानी भले वो सहमत ना हो पर हाँ में हाँ मिला देता है, पीपल प्लीजिंग की तरह। बिल्कुल। या फिर वो कॉन्टॉर्ट करता है, यानी खुद को सामने वाले की उम्मीदों के हिसाब से पूरी तरह बदल लेता है। और तीसरा ऑप्शन? और अगर ये दोनों नहीं हो पाता तो वो सीधे उस सिचुएशन से भाग जाता है और ये लूप फिर अगली सिचुएशन में नए सिरे से शुरू हो जाता है। बड़ा खतरनाक लूप है ये। पर एक बात सोचिए, ये जो दूसरा फेज है चेकिंग फेज,
इंसान इतने विश्वास के साथ कैसे मान लेता है कि सामने वाला उसे जज ही कर रहा है? हाँ, ये एक इल्यूजन है। असल में सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो किसी को नहीं पता ना। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बायस काम करता है, जिसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस गिलोविच ने इस पर एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया था। ओह, कैसा एक्सपेरिमेंट था वो? उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को एक ऐसी टी शर्ट पहनाई जिस पर बैरी मैनिलो की एक बड़ी और अजीब सी फोटो थी। फिर उन स्टूडेंट्स को एक रूम में भेजा गया जहां बाकी लोग बैठे थे। ओह गॉड, वो तो काफी एम्बैरेसिंग रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल। बाद में उन स्टूडेंट से पूछा गया कि कितने लोगों ने उनकी इस एम्बैरेसिंग टी शर्ट को नोटिस किया होगा। स्टूडेंट्स को लग रहा था कि लगभग आधी भीड़ का ध्यान सिर्फ उन्हीं पर था। और रियलिटी क्या थी? रियलिटी में सिर्फ 20% लोगों ने ही उन्हें ध्यान से देखा था। वेट, सच में? सिर्फ 20%? ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। हम बिना स्क्रिप्ट पढ़े किसी और के दिमाग की मूवी खुद ही डायरेक्ट करने लगते हैं। हाँ, और ये मान लेते हैं कि उस मूवी के सारे कैमरा सिर्फ हम पर ही फोकस हैं। असल में हर कोई अपनी अपनी छोटी सी दुनिया में उलझा हुआ है। किसी को इस बात की फिक्र है कि उनके बाल ठीक नहीं लग रहे, तो किसी को अपनी लोन की EMI की टेंशन है। सब अपने ही स्पॉटलाइट इफेक्ट के शिकार हैं। एकदम सही। इस चीज को माइंड रीडिंग फैलेसी भी कहा जाता है। हमें एक अजीब सा वहम होता है कि हम दूसरों के दिमाग को पढ़ सकते हैं, जबकि हम पढ़ नहीं सकते। सच तो यह है कि इंसान अपने सबसे करीबी लोगों के, अपने परिवार वालों के दिमाग भी नहीं पढ़ सकता, तो किसी अनजान इंसान या ऑफिस के लोगों की बातें तो बहुत दूर की हैं। हम असल में सिर्फ अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को दूसरों के चेहरे पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हम लोगों का डर समझते हैं वो आखिर में हमारा खुद पर ही एक जजमेंट है, जो हमने दूसरों का नकाब पहनाकर खुद को डराने के लिए रखा हुआ है। बहुत खूबसूरती से समराइज किया आपने इसे। पर यहाँ एक गहरा सवाल ये उठता है कि हमें दूसरों के दिमाग को इतना ज्यादा पढ़ना ही क्यों है? ऐसा क्या स्टेक पर लगा होता है कि हम दूसरों की थोड़ी सी नाराजगी से बिखर जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान इस पूरे खेल में दांव पर लगी होती है। आइडेंटिटी कैसे? स्रोत सामग्री में इस बात को बहुत गहराई से समझाया गया है कि जब किसी इंसान की पहचान सिर्फ उनके रिजल्ट्स या परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है तो उसे परफॉर्मेंस बेस्ड आइडेंटिटी कहते हैं। I mean, अगर सक्सेस मिली, टारगेट अचीव हुआ तो हम अच्छे हैं। हाँ, और अगर फेल हुए तो हमारी कोई वैल्यू नहीं। ऐसी पहचान फोपो पनपने के लिए सबसे उपजाऊ जमीन होती है। क्यों? क्योंकि अगर इंसान की वैल्यू हर दिन के रिजल्ट के साथ घटती या बढ़ती रहेगी तो वो हमेशा डरावा ही महसूस करेगा। इसकी जगह इंसान को पर्पस बेस्ड आइडेंटिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन एक मिनट, यहाँ थोड़ी उलझन है। पर्पस बेस्ड आइडेंटिटी सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, पर आम जिंदगी में जहाँ बॉस अप्रेजल फॉर्म पर परफॉर्मेंस का नंबर लिख रहा हो या जहाँ बिजनेस में क्लाइंट सिर्फ रिजल्ट देखता हो, वहां तो परफॉर्मेंस ही सब कुछ है ना। ये प्रैक्टिकल डाउट सबको आता है। ऐसी स्थिति में आइडेंटिटी को पर्पस से कैसे जोड़ें? वहां तो लोग रिजल्ट के बिना आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। ये उलझन आमतौर पर सभी को होती है। पर्पस बेस्ड आइडेंटिटी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई परफॉर्मेंस पर ध्यान देना छोड़ दे या हार्डवर्क ना करे। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंसान अपनी वैल्यू यानी अपने आत्मसम्मान को उस आखिरी परिणाम से अलग कर दे। रिजल्ट पर पूरा कंट्रोल कभी नहीं होता, पर उस काम के पीछे लगन और उद्देश्य पर पूरा कंट्रोल होता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, लॉरेन रेगुला का उदाहरण इससे बेहद खूबसूरती से समझाता है। वो एक ओलंपिक सॉफ्टबॉल प्लेयर हैं और 3 बच्चों की माँ हैं। 11 साल पहले उन्होंने स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट ले ली थी। 11 साल? हाँ, पर टोक्यो ओलंपिक्स के वक्त उन्हें वापस टीम में आने का ऑफर मिला। 11 साल का गैप किसी भी एथलीट के लिए बहुत लंबा वक्त होता है। वहां तो फोमो का डर और भी भयानक रहा होगा। I mean, इतने साल बाद कम बैक। बिल्कुल, उन्हें फोमो ने बुरी तरह घेर लिया। दिमाग में बातें घूमने लगी कि लोग क्या कहेंगे, क्या मैं एक बुरी माँ हूं जो अपने बच्चों को छोड़कर खेलने जा रही है। ओह, दैट्स हेवी। कंपीट करने के लायक ही नहीं हूं। उनकी पूरी पहचान इस बात पर घूमने लगी कि दूसरे उनके कमबैक को कैसे देखेंगे। अगर वो फेल हुई तो सोसाइटी उन्हें कंप्लीटली रिजेक्ट कर देगी, ऐसा डर था उन्हें। एग्जैक्टली। तो लॉरेन ने इस परफॉर्मेंस और जजमेंट के प्रेशर को फेस कैसे किया?
उन्होंने अपनी आजादी कैसे वापस पाई? उन्होंने ध्यान वहां लगाया जो उनके अपने कंट्रोल में था, उनका खुद का पर्पस। उन्होंने अपनी पहचान को एक एथलीट जो सिर्फ मेडल लाती है उससे बदलकर एक ऐसी माँ में बदला जो अपने बच्चों को मेहनत और लगन का उदाहरण देना चाहती थी। ओह वाओ, पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। हाँ, जब उनका पर्पस समझ आ गया तो नेगेटिव कमेंट्स की अहमियत खत्म हो गई और आखिर में वो टोक्यो ओलंपिक्स गईं और उन्होंने वहां ब्रॉन्ज मेडल जीता। जब इंसान को पता होता है कि वो किसी काम को क्यों कर रहा है, तो बाहर का शोर अपने आप कम हो जाता है। स्रोत सामग्री में एक और ऐतिहासिक उदाहरण दिया गया है महान संगीतकार लुडविग वैन बीटोवन का। हाँ, उनका सफर भी इस मुद्दे को बहुत गहराई से छूता है। बीटोवन म्यूजिक की दुनिया के एक महान मास्टर थे। उनसे बेहतर संगीत उस वक्त शायद ही कोई समझता था। पर उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, राइट? बिल्कुल। एक वक्त ऐसा आया जब वो बहरे यानी डेफ होने लगे। I mean, एक संगीतकार जिसे सुनाई ना दे, सोसाइटी के हिसाब से तो उसकी पहचान यहीं खत्म हो जाती है। यही डर उन्हें था। उन्हें इतना डर लगने लगा कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी उन्हें कैसे रिजेक्ट करेगी, कि उन्होंने खुद को लोगों से बिल्कुल अलग थलग कर लिया। उन्हें फोमो ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। आइसोलेशन में चले गए थे वो। हाँ, उस घुटन और गैस्पिरेशन में उन्होंने एक लेटर लिखा जो हेलिगनस्टैट टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है, जो लगभग एक सुसाइड नोट जैसा था। पर वो लेटर एक सुसाइड नोट से एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में कैसे बदल गया? उनके दिमाग में क्या शिफ्ट आया? उस लेटर में उन्होंने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया। उन्होंने अपनी कमजोरी और अपने बहरेपन को ओपनली एक्सेप्ट कर लिया। जब तक वो सोसाइटी को एक परफेक्ट म्यूजिशियन दिखने का नाटक कर रहे थे, वो घुट रहे थे। ओह, आई सी। पर जब उन्होंने बाहर की दुनिया की उम्मीदों के लिए परफॉर्म करना छोड़कर अपने अंदर की सच्चाई को अपनाया, तभी वो असल मास्टरी की तरफ बढ़ पाए। यानी जब उन्हें फर्क पड़ना बंद हो गया, तब असली आजादी मिली। हाँ, उन्होंने अपने बहरेपन में वो संगीत सुनना शुरू किया जो दुनिया के शोर शराबे में नहीं सुनाई देता। और उस आज़ादी के बाद ही उन्होंने अपनी सबसे बेहतरीन कॉम्पोजिशंस बनाई, जिसमें फेमस 9th सिम्फनी शामिल है। ये सच में हैरत अंगेज है कि जब कोई दूसरों की उम्मीदों का बोझ उतार देता है, तब वो अपनी असली क्षमता तक पहुंचता है। सही कहा। लेकिन अगर हम इन महान उदाहरणों से बाहर आकर रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें, जहां लोगों को पेरेंट्स की उम्मीदों का बोझ होता है, पड़ोसियों की बातों का डर होता है, वहां इस एक्सटर्नल वैलिडेशन के चक्कर से बाहर निकलने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? स्रोत सामग्री इस बारे में बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल टूल्स देती है। सबसे पहला और पावरफुल टूल है कंट्रोल सर्कल एक्सरसाइज। कंट्रोल सर्कल एक्सरसाइज, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाया जा सकता है? इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। एक पेपर पर एक बड़ा सर्कल बनाइए, उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाइए। बड़ा आउटर सर्कल उन चीजों के लिए है जो 100% कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि क्या चीज है? जैसे दूसरे लोग क्या सोचते हैं, पास्ट में क्या हुआ, इकोनॉमी या वेदर। और अंदर के छोटे सर्कल में सिर्फ वही चीजें लिखिए जो पूरी तरह अपने हाथ में है। जैसे हमारे अपने विचार यानी थॉट्स, हमारे शब्द, हमारे एक्शंस और हमारा नजरिया। राइट? एकदम ठीक। तो जब भी दिमाग में डर आए कि बॉस क्या सोचेगा, तो खुद को याद दिलाना है कि बॉस का सोचना आउटर सर्कल का हिस्सा है, पर उस सिचुएशन में पूरी तैयारी के साथ अपना आइडिया रखना इनर सर्कल का हिस्सा है। हमारी सारी एनर्जी इनर सर्कल पर फोकस होनी चाहिए। ये तो बहुत सिंपल और इफेक्टिव लग रहा है। और दूसरा कदम क्या है? दूसरा अहम कदम है अपनी कोर वैल्यूज या मूल सिद्धांतों को पहचानना। डिसीजन लेने से पहले दिमाग को वापस अपनी कोर वैल्यूज पर लाना जरूरी है। कोर वैल्यूज कैसे मदद करती हैं इसमें? देखो, अगर किसी इंसान की कोर वैल्यू करेज यानी हिम्मत है, पर उसे एक नया आइडिया रखने में डर लग रहा है कि लोग हंसेंगे, तो उसे खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं लोगों की राय के डर से अपनी सबसे बड़ी वैल्यू को दबा रहा हूं? आई गेट इट। जब इंसान अपनी वैल्यूज को दूसरों के अप्रूवल से ऊपर रखता है, तो उसका आत्मविश्वास अंदर से आता है, बाहर से नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा। और उस चेकिंग फेस का क्या, जिसमें हम ऑटोमेटिकली दूसरों के दिमाग को गेस करने लगते हैं, उस माइंड रीडिंग की आदत को तोड़ने का क्या प्रैक्टिकल तरीका है? इसका सबसे सीधा और कारगर इलाज है
आस्किंग वर्सेस माइंड रीडिंग। दूसरों के दिमाग में चल रही बातों का अंदाजा लगाने की बजाय उनसे सीधे सवाल पूछिए। लाइक इंस्टेड ऑफ गेसिंग, बस पूछ लो। हाँ, अगर लग रहा है कि क्लाइंट काम से खुश नहीं है, तो अजम्पशंस बनाकर खुद को परेशान करने के बजाय उनसे क्लियरली फीडबैक मांगिए। जब इंसान सामने वाले से सीधा संवाद करता है, तो आधी से ज्यादा नकारात्मक कहानियां जो दिमाग ने बनाई होती हैं, वो वहीं खत्म हो जाती हैं। ये कदम वाकई बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन स्रोत सामग्री में एक और कॉन्सेप्ट पर जोर दिया गया है, एक बिगर कनेक्शन या किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बनना। इसका क्या मतलब है और ये फोमो को कैसे खत्म करता है? हम इंसान अक्सर खुद को एक सेपरेट सेल्फ मानते हैं, यानी एक अकेला व्यक्ति जो बाकी दुनिया से अलग और कट ऑफ है। और उस अकेलेपन में हमारा ईगो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है और ईगो को लगातार वैलिडेशन चाहिए होता है। पर जब हमारा उद्देश्य हमारे अपने ईगो से बड़ा होता है, जब हम किसी ऐसी चीज के लिए काम करते हैं जो दूसरों की मदद कर रही हो, तो लोग क्या सोचते हैं, ये चीज बहुत छोटी लगने लगती है। वुडी होबर्ग का सफर इस बात का सटीक उदाहरण है। हाँ, उनका केस बहुत दिलचस्प है। उनका बैकग्राउंड एकेडमिया और बड़ी यूनिवर्सिटीज का था, पर उन्होंने योसेमिटी सर्च एंड रेस्क्यू टीम में एज एन EMT ज्वाइन करने का फैसला लिया। और जब उन्होंने ये फैसला लिया, तो उनके एकेडमिया के ढेरों मेंटर्स और एक्सपर्ट्स ने उन्हें वार्न किया कि ये उनके आगे के करियर और रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्हें तो काफी बैकलैश मिला होगा। हाँ, पर अगर वो उन ओपिनियंस के डर से अपना फैसला बदल लेते, तो वो अपने उस कोर वैल्यू को, जो लोगों की मदद करने और प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ी थी, उसे कभी पूरा नहीं कर पाते। उन्होंने उन सब की राय सुनी, पर उसे अपने पैशन पर हावी नहीं होने दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाद में जब नासा ने एस्ट्रोनॉट्स की पोजीशंस निकाली, तो लाखों एप्लीकेशंस में से वुडी को किसने अलग बनाया? वही सर्च एंड रेस्क्यू के फील्ड एक्सपीरियंस ने। राइट, एग्जैक्टली। उन्होंने दूसरों की सोच को अपनी लिमिट नहीं बनने दिया, और आज वो एक नासा एस्ट्रोनॉट हैं। अद्भुत। तो इन सारी बातों का सार अगर हमें निकालना हो, तो ये क्लियर है कि फोमो ने शुरुआती दौर में इंसान को जिंदा रहने में मदद की, पर आज के वक्त में ये इंसान को खुलकर जीने से रोक रहा है। एक ऑस्ट्रेलियन केयर गिवर ब्रॉनी वेयर की बहुत मशहूर रिसर्च स्रोत सामग्री में दी गई है। वो रिसर्च बहुत ही प्रोफाउंड है। उन्होंने सालों तक मरते हुए अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे लोगों के साथ वक्त बिताया और उनसे पूछा कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या था। और उस रिसर्च का नतीजा सच में आंखें खोल देने वाला था। सबसे ज्यादा लोगों ने एक ही बात कही थी कि उन्हें सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि उन्होंने वो जिंदगी जी जो दूसरों ने उनसे उम्मीद की थी, ना कि वो जिंदगी जो वो सच में जीना चाहते थे। बिल्कुल। मरते वक्त किसी को इस बात का फर्क नहीं पड़ता था कि सोसाइटी ने उनकी गाड़ी या घर देखकर उन्हें कितने मार्क्स दिए थे। उन्हें दुख था अपने उन अधूरे सपनों का, उन इरादों का, जिन्हें उन्होंने लोग क्या कहेंगे के डर से दबा दिया था। हमारा वक्त इस दुनिया में बहुत लिमिटेड है। अपना कंट्रोल वहाँ रखना चाहिए जो हमारे अपने हाथ में है, जैसे हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी अपनी सच्ची पहचान। एकदम ठीक कहा आपने। फ्रीडम तभी मिलती है जब बाहर का शोर अंदर की आवाज से छोटा हो जाता है। क्या गहरा और असरदार विश्लेषण है ये। द फर्स्ट रूल ऑफ मास्टरी हमें ये सिखाता है कि अपनी खुद की आवाज़ को इतना बुलंद कर लो कि बाहर की आवाज़ें उसे दबा ना सकें। तो जाते जाते एक नए विचार पर हमारी आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। सोचिए, विकासवाद ने हमें कबीले की राय की परवाह करना इसलिए सिखाया था ताकि हम जिंदा रह सकें, पर आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटीज़ की दुनिया की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जहां आने वाले वक्त में शायद आसपास के लोग या वो कबीला असली इंसान होंगे ही नहीं, तो फिर इंसान किसकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को कंटॉर्ट कर रहा होगा। ये वाकई में एक डीप थॉट है। अगर आधी जिंदगी एक ऐसी दुनिया से वैलिडेशन मांगने में निकल रही है जिसका वजूद ही आने वाले वक्त में धुंधला होने वाला है, तो क्या बिना किसी डर के अपनी असली पहचान के साथ आज अभी से जीने का वक्त नहीं आ गया है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। और अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो और भी ऐसे लाइफ चेंजिंग बुक्स के डीप डाइव्स के लिए
इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।